Assalamualaikum. Hello and welcome back to CS Circuit. Well, I hope you all are doing good. आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10th न्यू बुक यूनिट नंबर 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिदम्स को। ये जो यूनिट है ना इसको हमने 9th क्लास में भी डिस्कस किया था। ठीक है, बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 1, इंट्रोडक्शन। Computational thinking basically it's the way of solving problems by using ideas from computer science। मतलब कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग एक ऐसा तरीका है ना कि लाइक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो कंप्यूटर साइंस के आइडियाज़ पर जो है ना बेस्ड होता है। जैसे कि जब हम कोई जो है वो कोई बड़ी प्रॉब्लम हमें हमारे पास होती है, ठीक है, तो हम उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं। फिर जो है वो उन छोटे सब प्रॉब्लम्स को हम जो है ना सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं। ठीक है, और वो स्टेप्स कुछ इस तरह के होते हैं कि एक इंसान या कंप्यूटर दोनों फॉलो कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ऐप बनानी है जो स्टूडेंट्स की ग्रेड कैलकुलेट करे, ठीक है, तो आप जो है वो कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जैसे कि इनपुट लेना यानी कि मार्क्स, उसके टोटल मार्क्स स्टूडेंट्स के कैलकुलेट करना, परसेंटेज निकालना, ग्रेड असाइन करना। ठीक है, तो बेसिकली हर स्टेप जो है ना कंप्यूटेशनली लाइक हर एक अलग अलग जो है ना कंप्यूटेशनल प्रोसेस का हिस्सा है। ठीक है, यानी हर स्टेप जो है इनपुट, टोटल मार्क्स, परसेंटेज और ग्रेड्स। ठीक है, देन है CT is not about just coding, it's a basic skill useful in any area। CT से मुराद यहाँ पे कंप्यूटेशनल थिंकिंग है। ठीक है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग सिर्फ कोडिंग तक महदूद नहीं है, ये एक ऐसी स्किल है जो हर फील्ड में काम आ सकती है। जैसे कि एक डॉक्टर डायग्नोसिस करते वक्त सिम्टम्स एनालाइज करते हैं, वो भी जो है वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग के एग्जांपल है। ठीक है, इसमें आपको लॉजिकल, क्लियर और क्रिएटिव तरीके से सोचना जो है ना पड़ता है। ओके, और बेसिकली कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है वो ये सिखाती है कि प्रॉब्लम्स का लॉजिकल सॉल्यूशन कैसे हमने सोचना है, और इस सॉल्यूशन का एल्गोरिदम जो है वो किस तरह से हमने एक्सप्रेस करना है। एल्गोरिदम बेसिकली जो है ना स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है वो नंबर फाइंड करना है, इवन है या ऑड है, तो आप उसके कुछ स्टेप्स बनाएंगे। ठीक है, और जो है वो स्टेप्स के थ्रू उसको एक एल्गोरिदम लिखने के बाद सॉल्व करेंगे। की कंसेप्ट्स होते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग के। जो की कंसेप्ट्स हैं वो हमने 9th क्लास में भी पढ़े थे, आपने पहले भी कहीं पढ़े होंगे यकीनन। डिकम्पोजिशन, पैटर्न रिकग्निशन, एब्स्ट्रैक्शन और एल्गोरिदमिक थिंकिंग। ओके, अच्छा, देन आता है कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स। कंप्यूटिंग प्रॉब्लम बेसिकली कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटिंग प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ये यूजली जो है वो कैलकुलेशन या लॉजिकल डिसीजन होता है। ओके, फॉर एग्जांपल फाइंडिंग द लार्जेस्ट नंबर इन अ लिस्ट, चेकिंग इफ द नंबर इज इवन और ऑड, सिमुलेटिंग साइंटिफिक फिनोमेना। ओके, और बेसिकली जैसे कि हम लार्जेस्ट नंबर के अगर लें, तो सपोज करेंगे आपके पास जो है वो नंबर्स 10 नंबर्स हैं, तो आपने एक एक नंबर को कंपेयर करके सबसे जो है ना बड़ा नंबर ढूंढना है। ठीक है, या आप लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, कंपेयर कर देंगे आप जो है वो नंबर्स को। ठीक है, और फिर जो इवन आउट का है, लाइक ये एक सिंपल कंडीशन होती है, अगर नंबर को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए तो इवन है, अदरवाइज ऑड है। ओके, देन थर्ड वन, यानी कि जैसे बारिश के सिमुलेशन बनाने या बनाना, या गेम या वेदर ऐप में, ठीक है, हर एलिमेंट पानी, हवा, टेम्परेचर जो है वो उसका रोल डिफाइन करना होता है। ओके, टाइप्स कौन कौन सी हैं प्रॉब्लम्स की? डिसीजन प्रॉब्लम, सर्च प्रॉब्लम एंड काउंटिंग प्रॉब्लम। सबसे पहले हम जो है वो डिसीजन प्रॉब्लम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिसीजन प्रॉब्लम में ना ये प्रॉब्लम सिंपल होती है, यहाँ पे जवाब जो है ना सिर्फ हाँ या ना में होता है। जैसे कि क्या नंबर 10 जो है वो इवन है, तो आंसर होगा यस। क्या 7 प्राइम है, तो आंसर होगा यस। ओके, लाइक सिंपल यस नो आंसर होता है। कम्प्लेक्स एग्जांपल्स भी हो सकती हैं, लाइक क्या जो वर्ड स्कूल है ये 5 से इसकी लेंथ ज़्यादा है? यस, क्योंकि ना फिर आपको एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल की जो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं SCHOOL, तो दैट मीन्स ये 6 हैं, तो इसमें 6 कैरेक्टर्स हैं, यानी कि ये 5 नहीं, इसकी लेंथ 6 है। ओके, देन आती है हमारे पास सर्च प्रॉब्लम्स। सर्च प्रॉब्लम्स जो है ना इसमें आपको एक स्पेसिफिक चीज़ ढूंढनी होती है, क्राइटेरिया दिया गया होता है। ठीक है, जिसके मुताबिक आपने सॉल्यूशन ढूंढना होता है। ओके,
और फिर उसमें ना लाइक आप गूगल मैप्स में रूट सर्च कर रहे हो तो टू इस्लामाबाद टू लाहौर, ओके। या फिर आप लिस्ट में जो है वो कोई आइटम ढूंढना चाह रहे हैं जो सबसे लाइक जिसकी कॉस्ट ज़्यादा है, ओके। और बेसिकली फिर आती हैं काउंटिंग प्रॉब्लम्स। काउंटिंग प्रॉब्लम्स वो होती हैं जहां आपको देखना होता है कि किसी काम को कितने तरीक़ों से किया जा सकता है, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस्लामाबाद से लाहौर तक के दो रास्ते हैं तो जीडी रोड बेस्ट है या मोटरवे, ठीक है ना। तो बेसिकली दो जो है वो पॉसिबल आउटकम्स आती हैं आपके पास, ठीक है। काउंटिंग प्रॉब्लम्स इस तरह से सॉल्व की जाती हैं, ओके। देन आती है हमारे पास बेसिक्स ऑफ काउंटिंग प्रॉब्लम्स। काउंटिंग प्रॉब्लम में हम पॉसिबल ऑप्शंस का टोटल निकालते हैं जो किसी सर्च प्रॉब्लम के जवाब के तौर पे आपको मिलती हैं। काउंटिंग प्रॉब्लम्स का बेसिकली जो बुनियादी तरीका ये है कि हम देखते हैं कि किसी सिलेक्शन के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हर ऑप्शन की एक ब्रांच की तरह होता है, ठीक है। ट्री स्ट्रक्चर क्या से या ना ये जो है वो क्लियरली दिखाया जा सकता है, ठीक है। अगर आपने सपोज करते हैं कि दो शर्ट्स रेड या ब्लू, ठीक है। आपने दो शर्ट्स हैं, तीन आपने जो है वो पेंट्स हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं ये ब्लैक, ग्रे और वाइट। तो शर्ट और पैंट मिला के कम्बिनेशन, ऐसी कोई एग्जांपल आपने जो है ना नाइन्थ में भी पढ़ी होगी, ठीक है। तो शर्ट और पैंट्स मिला के कितने कम्बिनेशंस बन सकते हैं। लाइक आप रेड को ब्लैक के साथ जो है वो कैरी कर सकते हैं, रेड को ग्रे के साथ, इसी तरह से रेड को वाइट के साथ, देन ब्लू को भी इसी तरह से आप तीनों के साथ कैरी कर सकते हैं। तो टोटल जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो हैं 2 into 3 यानी कि 6 ऑप्शंस, ओके। देन आता है हमारे पास एडिशन प्रिंसिपल। एडिशन प्रिंसिपल में क्या है, अगर दो या ज़्यादा ऑप्शंस हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, एक वक्त में सिर्फ एक का इंतखाब होगा तो हम ऑप्शंस को ऐड करते हैं। यानी कि सपोज़ एक स्टूडेंट के पास 3 डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं और 4 जो है ना लैपटॉप ऑप्शंस हैं। अगर उन उसने सिर्फ एक कंप्यूटर लेना है तो टोटल ऑप्शंस कितने हो सकते हैं, 3 + 4 दैट इज़ इक्वल्स टू 7, ओके। ऑल राइट। देन है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी बहुत इजी है। आपने ना थ्योरी और यहाँ पे जो कुछ इस तरह से मैथमेटिकल चीज़ें लिखी होती हैं उनको देख के कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बहुत इजी है ये मल्टीपल प्रिंसिपल। जब आपको हर इवेंट से एक एक ऑप्शन लेना है तो आप उन ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज़ यहाँ पे एग्जांपल है कि बिलाल के पास जो है वो 3 एप्पल हैं, 3 बनाना है और 3 बंच ऑफ चेरीज़ हैं, ओके। अगर हर फ्रूट बास्केट में एक एप्पल, एक बनाना और एक चेरी हो तो बेसिकली कितने कम्बिनेशंस बन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना A1 और देन B1, ये A1 है एप्पल के लिए, B है बनाना के लिए और C है चेरी के लिए, ओके। तो अगर हर फ्रूट बास्केट में एक एप्पल, एक बनाना और चेरी हो तो टोटल कम्बिनेशंस होंगे हमारे पास 3 × 3 × 3 दैट इज इक्वल्स टू 27। क्योंकि 3 एप्पल थे, 3 बनाना और 3 बंचेस ऑफ चेरीज थी तो टोटल आउटकम्स कम्बिनेशंस जो हमारे पास बनेंगे वो होंगे 27, ओके। बेसिकली अभी तक हमने जो है वो प्रॉब्लम्स की जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस किया है। जैसे डिसीजन प्रॉब्लम है तो इसमें होता है येस नो बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि इवन है या नहीं है। सर्च प्रॉब्लम में हमने देखा कि किसी वैल्यू को सर्च करना यानी कि शॉर्टेस्ट रूट। काउंटिंग प्रॉब्लम में जो है वो कितने टोटल ऑप्शंस बन सकती हैं, क्या कम्बिनेशंस जिनको कह सकते हैं। एडिशन प्रिंसिपल यानी कि जब ऑप्शंस अलग अलग हों उन्हें ऐड करते हैं, ठीक है। और मल्टीपल प्रिंसिपल में होता है कि जब हर इवेंट से एक ऑप्शन लेना हो मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। देन इज परमुटेशन। इसमें ना लाइक आपके पास बहुत सी प्रॉब्लम्स को हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीपल प्रिंसिपल का मतलब होता है कि अगर किसी काम को मल्टीपल स्टेजेस में कंप्लीट करना हो और हर स्टेज में चॉइस हो आपके पास तो टोटल कम्बिनेशन सब चॉइसेस को मल्टीप्लाई करके मिलते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3 शर्ट्स हैं, 2 पेंट्स हैं तो आप इनको जैसे टोटल कर देंगे 3 × 2 यानी कि 6 आउटफिट्स आप बना सकते हैं, ठीक है। देन आपके जब हमें चीज़ों को किसी खास ऑर्डर में रखना हो ना, जैसे कि लेटर्स को वर्ड में कन्वर्ट करना हो, जैसे कि ABC से हमने जो है ना ABC कम्बिनेशंस बना लेने, जैसे CAB या BCA, तो या फिर स्टूडेंट्स के रोल नंबर वाइज अरेंज करना हो तो ये एक परम्यूटेशन प्रॉब्लम होती है, ओके। अगर आप जो है वो इस डायग्राम को देखें फिगर 2.9 को, तो ये डायग्राम कलर्स और सर्कल्स का जो है ना को यूज़ करके बेसिकली परम्यूटेशन शो करती है। हर रो एक नई अरेंजमेंट है, यानी आइटम सेम है लेकिन
उनका ऑर्डर डिफरेंट है। इसका मतलब है कि परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। ओके, लेट्स सपोज कि आपके पास 4 पेंटिंग्स हैं, ए बी सी और डी, ठीक है, और 3 जगह हैं वॉल पर उन्हें डिस्प्ले करने के लिए। हमने यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि बेसिकली कितने तरीके हो सकते हैं कि उन 4 पेंटिंग्स में से कोई 3 जो है किसी ऑर्डर में वॉल में हम लगा सकते हैं। तो ये फिगर जो 2.9 है ना, बेसिकली ये उन्हीं पेंटिंग्स का आपको ऑर्डर दिखा रही है। ओके, अब इन 3 लोकेशंस के थ्रू जो है वो फर्स्ट लोकेशन आपके पास जो 4 पेंटिंग्स आ सकती हैं, पहली जगह के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, कोई भी पेंटिंग लगाएं। सेकंड लोकेशन के लिए एक पेंटिंग ऑलरेडी यूज़ हो चुकी तो उसको स्किप करें, बाकी 2 या 3 में से आप देख लें कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। तो टोटल परम्यूटेशंस आपके पास कितनी बनती हैं, 4 इंटू 3 इंटू, ये यहाँ पे मेंशन है 4 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज इक्वल्स टू 24। ओके, परम्यूटेशन को हम एक और एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर 5 स्टूडेंट्स में से 3 को स्पीच देनी है, ठीक है, इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, तो चॉइसेस कितनी है, 5 इंटू 4 इंटू 3, दैट इज इक्वल्स टू 60 परम्यूटेशंस। ओके, ऑलराइट, देन इज कम्बिनेशन। कम्बिनेशन में हमें ऑर्डर की परवाह नहीं होती, जैसे हम परम्यूटेशन में ऑर्डर का हमने ख्याल रखना होता है ना, कम्बिनेशन में सिर्फ ये देखना होता है कि कौन सी चीज़ें सेलेक्ट हुई हैं, ना कि किस ऑर्डर में हुई हैं। ओके, अब आप इस फिगर 2.10 को अगर आप देखें कम्बिनेशन को, तो बेसिकली आपके पास ना जो है वो ये इमेज परम्यूटेशन शो करता है, क्योंकि लॉग कम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर करता है। अगर कोड 1 2 3 4 है तो 4 3 2 1 या 2 4 1 3 गलत है, ठीक है, इसलिए ये परम्यूटेशन है। ओके, कम्बिनेशंस जो है ना, बेसिकली अगर आप परम्यूटेशन से कम्बिनेशंस निकालना चाहते हैं तो उन्हें ऑर्डर करने के तरीक़ों से डिवाइड कर दें। ओके, जैसे कि एग्जांपल थी हमारे पास 4 पेंटिंग्स वाली, तो 4 पेंटिंग्स में से 3 चूज़ करनी है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। परम्यूटेशंस वो जो हमने एग्जांपल देखी थी 4 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज इक्वल्स टू 24, जैसे 4 पेंटिंग्स में से 3 चूज़ करनी है ना, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। परम्यूटेशंस जैसे कि 4 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज इक्वल्स टू 24, 3 पेंटिंग्स को ऑर्डर करने के वेज हैं, यानी कि 3 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 6। अगर यहाँ पे होता 5 फैक्टोरियल तो उसका मतलब होता 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, सो कम्बिनेशंस आ जाएंगे हमारे पास 24 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज इक्वल्स टू 4। ओके, देन है पिजन होल प्रिंसिपल, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर जो है ना, आप डायग्राम को भी देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अगर 10 कबूतर हैं, पिजन्स हैं आपके पास, और सिर्फ 9 बॉक्सेस हैं पिजन होल्स, तो कम से कम एक बॉक्स में जो है वो 2 पिजन होंगे। ये सिंपल लॉजिक है। जब चीज़ें ज़्यादा हों और जगह कम हो तो ओवरलैपिंग हो सकती है, ठीक है। सपोज कहते हैं कि 13 एप्पल हैं और 12 बास्केट्स हैं, तो एक बास्केट में जो है वो 2 एप्पल ज़रूर होंगे, किसी ना किसी एक में तो मस्ट है कि 2 हों। ओके, और बेसिकली जो डायग्राम है ना, ये इमेज बताती है कि अगर बॉक्सेस कम हों और आइटम जो है वो ज़्यादा हों, तो कुछ बॉक्सेस जो है ना डबल फिल होंगे। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लास्ट जो बॉक्स है उसमें 2 पिजन है हमारे पास। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट इज इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इंक्लूजन प्रिंसिपल जो है ना, अगर आप रिकॉल करें एडिशन प्रिंसिपल को, तो अगर 2 कामों को कोई कॉमन पार्ट नहीं है, ठीक है, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो उनको ऐड करके टोटल जो है वो तरीके मिलते हैं। लेकिन अगर कुछ पार्ट कॉमन है तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगाना होता है। एग्जांपल है बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 8 विद ईदर फर्स्ट वन इज एंडिंग विद 00, 6 बिट्स फिल करने, ठीक है, दैट इज 2 पावर 6 इक्वल्स टू 64। स्टार्टिंग विद 1, 7 बिट्स फिल करने, दैट इज 2 पावर 7 दैट इज इक्वल्स टू 128। दोनों कंडीशंस मीट करते हैं, स्टार्ट 1 प्लस एंड 00। ओके, 2 पावर 5 दैट इज इक्वल्स टू 32, ये कॉमन पार्ट है। तो टोटल क्या आ जाएंगी, 128 प्लस 64 माइनस 32, दैट इज इक्वल्स टू 160। ओके, देन आप देखें अगर वेन डायग्राम को फिगर 2.12 इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की, तो सर्कल ए स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है 1 से, सर्कल बी स्ट्रिंग्स एंडिंग विद 00। ओके, और ओवरलैपिंग हो रही है स्ट्रिंग्स जो दोनों कंडीशंस मीट करती हैं, तो टोटल यूनिक स्ट्रिंग्स हैं हमारे पास ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ओके, algorithm and their characteristics. ओके, एल्गोरिथम होता है ना हमारे पास वेल डिफाइंड सेट ऑफ स्टेप्स, ठीक है,
प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, एक प्रॉपरली डिफाइंड बेसिकली तरीका होता है ये, ठीक है। ये डेली लाइफ में भी यूज़ होता है, जैसे कि टी बनाने में जो है वो आप कुछ स्टेप्स अगर फॉलो करें तो क्या स्टेप्स हो सकते हैं टी के लिए। लाइक सबसे पहले आपने पानी गर्म करना होता है, देन यू हैव टू टेक टी, देन मिल्क, देन यू हैव टू ऐड शुगर, और देन आपने उसको सर्व कर देना है, ओके। ये एक बेसिकली एल्गोरिदम है, स्टेप बाय स्टेप जो है ना क्लियर और प्रोसीजर होता है, ओके। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम की डायग्राम को अगर आप देखें तो सबसे पहले आपके पास आती है इनपुट, ओके। इनपुट हमारे पास होता है बेसिकली जो डेटा हम एल्गोरिदम को देते हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन के लिए इनपुट देते हैं, दो नंबर्स दे दिए। आउटपुट जो है वो रिज़ल्ट जो एल्गोरिदम रिटर्न करता है, एडिशन का रिज़ल्ट जो है वो सम आ जाएगा। देन आता है हमारे पास डेफिनेटनेस, हर स्टेप क्लियरली डिफाइन हो, ओके। फॉर एग्जांपल स्टर द टी वर्सेस स्टर इट अंटिल कलर इज डार्क ब्राउन, ओके। सेकंड ज़्यादा डेफिनेट है ना। तो फाइनाइटनेस यानी कि स्टेप्स फाइनाइट होने चाहिए, एंडलेस लूप नहीं हो, ठीक है। कैलकुलेटर प्रोग्राम फिनिश सपोज करते हैं होता है तो इनफाइनाइट लूप नहीं चलती, ओके। देन आपके पास हो उसके अलावा जो है वो इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस में क्या है कि स्टेप्स ऐसे हों जो प्रैक्टिकली परफॉर्म किए जा सकें, ओके। उनसे कोई रियलिटी बेस्ड उनका ताल्लुक भी होना चाहिए। जनरलिटी यानी कि एक एल्गोरिदम मल्टीपल प्रॉब्लम्स पे अप्लाई हो सके। फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स नेम सॉर्ट करे, नंबर्स को सॉर्ट करे, दोनों पे काम कर सके, ओके। ऑलराइट, रोल ऑफ एल्गोरिदम्स इन कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग। एल्गोरिदम जो है ना प्रोग्रामिंग का बेसिकली फाउंडेशन है ये, ठीक है। पहले हम लॉजिक लिखते हैं, देन कोड। एल्गोरिदम बेसिकली हेल्प करते हैं कंप्यूटर को, हमें जो है वो सोचने में, कंप्यूटर को लॉजिक में कन्वर्ट करने में, ओके। हमारी सोच को बेसिकली कंप्यूटर लॉजिक में कन्वर्ट करते हैं, ओके। एल्गोरिदम की जो की फीचर्स हैं, एल्गोरिदम ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि कम वक्त में जो है ना कम मेमोरी ले और कम वक्त में जो है वो अच्छे से काम कर सके, ओके। फॉर एग्जांपल आप सोचें कि आपके पास 1 मिलियन नंबर्स हैं और आपको उनको सॉर्ट करना है। अगर आप इनएफिशिएंट एल्गोरिदम जैसे बबल सॉर्ट यूज़ करें तो प्रोसेसिंग स्लो होगी और वक्त जो है वो ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप मर्ज सॉर्ट या क्विक सॉर्ट जैसे एफिशिएंट एल्गोरिदम यूज़ करेंगे ना तो लेस टाइम लगेगा और जो है वो मेमोरी भी अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं ऐसे एल्गोरिदम, ओके। प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम इसकी देखें ना तो गूगल जब बिलियन ऑफ वेबसाइट्स में से रेलेवेंट सर्च रिजल्ट दिखाता है तो एल्गोरिदम्स के टाइम और स्पेस एफिशिएंसी जो है ना क्रिटिकल होती है, ओके। और फिर जो है वो एल्गोरिदम ऑटोमेट रेपिटेटिव टास्क, लाइक इसमें हम कह सकते हैं कि एल्गोरिदम उन कामों को ऑटोमेटिकली कर देते हैं जो बोरिंग और बार बार रिपीट होने वाले होते हैं, ठीक है। जैसे एक्सेल में एक कॉलम का सम लेना हो और जो है ना उसमें 10,000 रोज हों, ठीक है। या फिर इसके हम रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखें तो बैंक के सॉफ्टवेयर में एल्गोरिदम यूज़ होता है हर कस्टमर का डेली इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, एटीएम पर पिन वेरिफिकेशन के लिए। देन आता है कि अगर कोई मुश्किल या कम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो तो एल्गोरिदम उसे छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करता है, जिससे सॉल्यूशन सिंपल और आसान बन जाता है, ओके। यानी अगर आप सोचें कि आपको एक वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। एल्गोरिदम जो है ना एल्गोरिदमिकली इससे हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। पहले हम उसका लेआउट डिज़ाइन, देन उसके बाद यूज़र इनपुट फॉर्म्स, डेटाबेस कनेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग, आउटपुट डिस्प्ले वगैरह, ओके। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग में से मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। और फिर जब एक एल्गोरिदम बना लिया जाए और टेस्ट हो जाए तो उसे फिर से दोबारा यूज़ किया जा सकता है सिमिलर प्रॉब्लम्स के लिए, बार बार लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती, ओके। उसके अलावा जो है नेक्स्ट इज़ एल्गोरिदम प्रोवाइड्स प्रिसाइज इन एक्यूरेट रिजल्ट्स। इसका मतलब है कि एल्गोरिदम क्लियरली डिफाइंड स्टेप्स फॉलो करते हैं, इसलिए आउटपुट हमेशा करेक्ट और एक्यूरेट होती है अगर इनपुट सही हो, ओके। फॉर एग्जांपल अगर आप दो नंबर्स का सम निकालने का एल्गोरिदम लिखते हैं तो बेसिकली आप श्योर हैं कि आपके पास जो है वो क्या आउटपुट आएगी क्योंकि आपकी इनपुट करेक्ट है, ओके। और प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बुनियाद जो है ना एल्गोरिदम्स ही होते हैं। कोड लिखने से पहले लॉजिक डिज़ाइन होती है, ओके। और उसी लॉजिक पे जो है वो लॉजिक जो है वो एल्गोरिदम के थ्रू डिफ़ाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि एक आपने जो है वो कैलकुलेटर बनाना है तो उसमें इनपुट लेना है, ऑपरेशन चेक करने हैं, यानी कि जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस उस पर परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं, रिजल्ट देना है। एंड देन सबसे पहले एल्गोरिदम में डिफ़ाइन की जाती हैं ये चीज़ें, ओके। तो बेसिकली एल्गोरिदम के बगैर जो है ना प्रोग्रामिंग की बेस नहीं बनती, ओके। एल्गोरिदम एप्लीकेशंस।
एल्गोरिदम की एप्लीकेशंस हमारे पास सबसे पहली है सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। डेटा को ऑर्गेनाइज करना, जैसे अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करना या सर्च करने के लिए कोई स्पेसिफिक वैल्यू ढूंढना। सॉर्टिंग और सर्चिंग एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं, जैसे कि क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट जो है ना, प्रोडक्ट्स या रिकॉर्ड्स को ऑर्डर में लगाने के लिए। बाइनरी सर्च, अगर लिस्ट सॉर्टेड हो तो मिडिल एलिमेंट से सर्च स्टार्ट होती है, बहुत फास्ट सर्च है ये। रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम देखें तो गूगल सर्च बार, कॉन्टेक्ट्स ऐप में नाम ढूंढना, ई कॉमर्स फिल्टरिंग, सब में ये एल्गोरिदम्स जो है ना यूज़ होते हैं। ओके, सेकंड वन इज ग्राफ एल्गोरिदम्स। ग्राफ जो है वो बेसिकली ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो नोड्स और कनेक्शन से बनते हैं, जैसे सिटीज़ और उनके बीच के रोड्स एजेस। ओके, सिटीज़ नोड्स हो गए और जो रोड्स हैं वो एजेस। ग्राफ एल्गोरिदम्स ऐसे सिनेरियोज में काम करते हैं जहां हमें शॉर्टेस्ट पाथ या बेस्ट पाथ फाइंड करना होता है। ओके, जैसे कि डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम जो होता है, नेविगेशन ऐप्स जैसे गूगल मैप्स यूज़ करते हैं इसे शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट जो है वो रोड बताने के लिए। ओके, देन इज क्रिप्टोग्राफी। इसमें ना डेटा को सिक्योर बनाया जाता है, किसी भी मैसेज को इनक्रिप्ट करके भेजना और सिर्फ अथराइज पर्सन ही उसे डिक्रिप्ट कर सके। जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं ना तो वो इनक्रिप्टेड होता है, बीच में कोई भी पढ़ नहीं सकता। एल्गोरिदम लाइक एईएस जो होते हैं, एडवांस इनक्रिप्टेड स्टैंडर्ड जो होते हैं, इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है किस, वो यूज़ होते हैं। ठीक है, और ना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स जैसे कि पासवर्ड्स, बैंक ऐप, सब में क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम ज़रूरी होते हैं। ओके, देन इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम सिस्टम्स को डेटा से लर्न करने, प्रिडिक्ट करने की एबिलिटी देते हैं बिना एक्सप्लिसिटली कोड लिखे। ओके, फॉर एग्जांपल डिसीजन ट्रीज, न्यूरल नेटवर्क्स, के मीन क्लस्टरिंग वगैरह। और स्पैम ईमेल डिटेक्शन के लिए, यूट्यूब वीडियो रिकमेंडेशन के लिए जो है वो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं। फेस रिकग्निशन सब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से होता है। ओके, यानी कि जितना ज़्यादा डेटा उतनी बेहतरीन जो है प्रोडिक्शन। ओके, देन इज इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिदम इमेजेस को इन्हांस करते हैं, क्वालिटी इंप्रूव करना, जैसे कि कंप्रेस करते हैं, साइज़ को कम करना, एनालाइज करने का काम, जैसे कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, फेस रिकग्निशन वगैरह। ओके, इसके एग्जांपल जैसे कि मेडिकल इमेजिंग, एमआरआई स्कैन एनालिसिस में फोटोशॉप फिल्टर्स, फेस अनलॉक फीचर्स जो होते हैं फ़ोन में। ओके, तो बेसिकली एल्गोरिदम डिटेक्ट करते हैं कि इमेज में क्या है, कौन सा फीचर कहाँ है और कैसे उसको इम्प्रूव करना है। ओके, alright, so that was all about our today's lecture, and if you find this video helpful then do not forget to like, share and subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।